किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। और हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन डेप्थ, बिल्कुल इन डेप्थ। ओके, हम जो डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हमने सोचा है कि हमारे डेटा में 2 फीचर्स वाला एक्स है। ओके, एंड एक लेबल भी होगा हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए। ओके, तो हम क्या कर रहे थे सर, हमने सोचा था कि हम 7 केसेस को स्टडी करेंगे। इस बार मैं थोड़ा अच्छा डायग्राम बना के लेके आया हूं। ओके, तो मुझे बताइए, अगर आप ऐसे डेटा सेट पे काम करने वाले हो जहां पे आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, 2 फीचर्स हैं, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि आपके x का साइज क्या होगा सर, n क्रॉस 3 होगा। थीटा का साइज क्या होगा सर, 3 क्रॉस 1 होगा। y का साइज क्या होगा सर, n क्रॉस 1 होगा। x ट्रांसपोज x का साइज क्या होगा सर, 3 क्रॉस 3 होगा। थीटा हैट का साइज क्या होगा सर, 3 क्रॉस 1 होगा। x ट्रांसपोज y का साइज क्या होगा सर, 3 क्रॉस 1 होगा। ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इतना पार्ट आपको लास्ट लेक्चर से पता होना चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में एक ऐसा पर्टिकुलर केस डिस्कस किया था, मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, जहां पे आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन 3, राइट, n इज ग्रेटर देन 3, और हमने सोचा था कि रैंक ऑफ x इक्वल टू 3 एंड y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो हम इस ब्रांच में ये पर्टिकुलर केस डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे सर, ये पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है सर, ये ब्रांच में हूं मैं तो वापस से मुझे n ग्रेटर देन 3 सोचना है, रैंक ऑफ x इक्वल टू 3 सोचना है। बस मुझे क्या सोचना होगा, y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तो एक बार मैं यहां पे सबसे पहले वो लिख लेता हूं इंफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं सर, केस 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ये कैसा केस है सर, जहां पे आपका n इज ग्रेटर देन 3, रैंक ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके, और आपने क्या सोचा था, y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। मैं यहां पे कुछ एडिशनल नोट आपको दे देता हूं, ये आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत काम आएगा। ये एज अ नोट आप लिख लीजिए। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली आप इसी केस में जनरली काम करोगे, प्रैक्टिकली आप इसी केस में काम करना पसंद करोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल दुनिया का केस है एक। ये क्यों केस हम पसंद करते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, बहुत ही इजीली आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपका सिस्टम 1 यहां पे लिखेंगे, और आपका सिस्टम 2 मैं यहां पे लिखूंगा। सिस्टम 1 क्या है सर, एक्स थीटा इक्वल टू वाई। सिस्टम 2 क्या है सर, एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ओके, आपका साइज वापस से लिख लेता हूं, एक्स का साइज n क्रॉस 3 है, थीटा का साइज 3 क्रॉस 1 है, y का साइज n क्रॉस 1 है, x ट्रांसपोज x का साइज 3 क्रॉस 3 है, थीटा का साइज 3 क्रॉस 1 है, x ट्रांसपोज y का साइज 3 क्रॉस 1 है। मैं ये होप कर रहा हूं कि ये साइजेस क्यों है आपको पता है, क्योंकि आपने ऐसे डेटा सेट के साथ काम करना पसंद किया है जहां पे आपके पास x के 2 फीचर्स हैं। ओके, तो देखिए, y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। मैं क्या बोल रहा हूं, y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन गया, इस बार आपको इस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। इस बार आपको इस पर्टिकुलर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सर। तो मुझे आप बता सकते हो क्या कि आपका डेटा सेट कैसे प्रोवाइड किया गया होगा जिस वजह से यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया गया है, हम बहुत ही डेप्थ में बातें कर रहे हैं, जनरली स्टूडेंट्स इतना डेप्थ में नहीं अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। हमें जो डेटा सेट प्रोवाइड किया गया है, हमें उसमें उसमें हमारा एजम्पशन होता है, राइट, लीनियर रिग्रेशन में, कि y का रिलेशन है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m0
प्लस यहाँ पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड हुआ है, राइट। तो हमारे लास्ट केस में हमने सोचा था कि ये रैंडम नॉइस कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है हमारे हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, पर इस बार मैं बोल सकता हूं कि ये ऐसा केस है जहां पे मुझे सोचना है कि रैंडम नॉइस इज प्रेजेंट सर, रैंडम नॉइस इज प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नो सॉल्यूशन मिला क्यों? क्योंकि आपके y और x के बीच में डेफिनेटली एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, पर कुछ तो एक नॉइजी वर्जन भी है उसमें, ठीक है, कुछ तो एक नॉइस भी उसमें ऐड होके आपको मिला है। ऐसा ट्रेनिंग डेटा सेट आपको प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए आप डायरेक्टली आपके लीनियर एल्जेब्रा के मेथड से इस बार आपके पैरामीटर्स आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार मैं बोल सकता हूं कि मैं M1 M2 M0 को कभी भी फाइंड नहीं कर सकता। यहां पे आप चाहिए तो और एक नोट लिख लीजिए, यहां पे चाहिए तो आप और एक नोट लिख लीजिए। ये ऐसा केस है जहां पे हम कांट फाइंड ट्रू वैल्यूज ऑफ M1 M2 एंड M0, क्योंकि आपका ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप कैसे निकालोगे M1 M2 M0 के वैल्यूज? यहाँ पे कुछ तो एक नॉइजी वर्जन आपको मिलेगा, राइट। आपका ट्रेनिंग डेटा सेट जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें कुछ तो एक नॉइस ऐड करके प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफैक्ट जब आप ये टीटा हैट से पैरामीटर्स एस्टिमेट करोगे वो एस्टिमेशंस होगे, राइट, क्योंकि आपको ट्रेनिंग डेटा सेट में नॉइस ऐड करके मिला है। तो आप ये एग्जैक्ट वैल्यूज सिर्फ भगवान को ही पता होने वाले हैं, हमें नहीं पता होगा इस बार, वो सिर्फ भगवान को पता होगे। ओके, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है डिस्कशन। आप इसका वैल्यू समझ नहीं सकते जब तक आप दूसरे लेक्चर्स ना देखो जाके, दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स ना देखो जाके। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप देखिए ताकि आपको समझ आए कि इस डेप्थ में आपने डिस्कशन होते हुए देखा है क्या कभी। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, पर मैंने आपको बताया था कि सिस्टम 2 का सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। दुनिया यहां से वहां हो जाए, कोई भी केस आप सामने लाके रख दो, सॉल्यूशन ऑलवेज एक्सिस्ट किसी भी केस के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन ऑलवेज एक्सिस्ट। बस अभी हमें दिमाग चलाना है कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा सर? जब इस मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अगर नहीं हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट सारे कॉलम्स, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे देखना है कि रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या है। रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स क्या है? वो एग्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स होगा, राइट। रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स। ये लीनियर एल्जेब्रा का प्रॉपर्टी है जो हम लीनियर एल्जेब्रा में प्रूव करते हैं, यहां पे मैं प्रूव नहीं करूंगा। रैंक ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ एक्स, और वो क्या बताया गया है? 3 बताया गया, तो यहां पे लिख देते हैं 3। इसका ऑटोमेटिकली क्या मतलब बन गया? एक्स ट्रांसपोज एक्स में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स मैं देख सकता हूं, और उसमें तो 3 ही कॉलम्स थे और तीनों की तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट बताए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है का मतलब क्या है? यूनिक टीटा हैट एग्जिस्ट करता है, राइट। यूनिक टीटा हैट एग्जिस्ट करता है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस तो हम पसंद करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस तो हम पसंद करते हैं, राइट। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यूनिक टीटा हैट का मतलब क्या है? कि मेरा जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। यहां पे मैं लिख लेता हूं चाहिए तो। अगर मुझे किसी ने बता दिया कि जो आपको टीटा हैट मिल रहा है वो यूनिक मिल रहा है आपके नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये कौन सा एक्सप्रेशन है सर? ये नॉर्मल इक्वेशन है, राइट। तो उसे सॉल्व करूंगा और मुझे पता चलता है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब बन गया कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है, आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कैसा कॉस्ट फंक्शन है सर? स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स। ओके, ओके। अब मैं आपको और एक चीज पूछता हूं, जब आप इस थीटा हैट पे, जब आपके इस थीटा हैट पे जब आप
आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू चेक करने की कोशिश करोगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ पे इक्वल टू जीरो आंसर आएगा या फिर ग्रेटर देन जीरो आंसर आएगा। ठीक है, लेस देन जीरो तो आ नहीं सकता। ठीक है, इक्वल टू जीरो आंसर आएगा या फिर ग्रेटर देन जीरो आंसर आएगा। लेस देन जीरो क्यों नहीं आ सकता सर? ये कॉमन सेंस का पार्ट है। आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर का जो फॉर्मूला है वो कैसा बनाया है सर? समेशन y माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर, राइट। तो आप स्क्वायर करके करने वाले हो और उसका सम ले रहे हो, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो j का वैल्यू जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए आपके j का वैल्यू, ये जो पैरामीटर आपने फाइंड किया है उसके हिसाब से उस पैरामीटर पे जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये कहानी भी इससे रिलेट होगा। आपके पास जो डेटा सेट है वो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होल्ड करता सर आपके एक्स के साथ। आपका वाई और एक्स के साथ एक परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, कुछ तो नॉइस डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो मतलब कुछ तो रेसिडुअल एरर मुझे डेफिनेटली मिलने वाला है। आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बोल सकता हूं कुछ तो एरर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जे क्या होता है सर? समेशन आई इक्वल टू 1 to n एरर हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ये होता है राइट आपका कॉस्ट फंक्शन। इसे मैं थोड़ा स्प्लिट कर देता हूं, एरर 1 का स्क्वायर, एरर फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, एरर फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। ऐसे आप क्या बोल सकते हो? एरर फॉर nth ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एरर टर्म ऐड होके आपको आपका ट्रेनिंग डेटा सेट मिलने वाला है, राइट। ये एक रैंडम वेरिएबल है, हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में रैंडमली कुछ तो एक नॉइस ऐड होके आपको मिलने वाला है वाई के लिए, राइट। तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर मिलने के चांसेस है। इक्वल टू जीरो अभी नहीं बोल सकता मैं, इन सारे एरर्स को अभी इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकता मैं। इसलिए मैं यहाँ पे कमेंट करना प्रिफर करूंगा कि आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू एट थीटा हैट एट ऑप्टिमाइज्ड पैरामीटर्स ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा सर? ग्रेटर देन जीरो होगा। यहां पे मैं लिख लेता हूं, चाहिए तो ग्रेटर देन जीरो होगा। ओके, ये बहुत ही डेप्थ में हम बातें कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वैल्यू नहीं समझ सकते जब तक वो बाकी के लेक्चर्स ना देखे हो। बहुत टीचर्स बताते हैं कि हम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, पर ये है रियल डेप्थ, हर चीज को कनेक्ट करते हुए आगे जाना। ओके, तो मैं वापस से आता हूं आपके इसी पर्टिकुलर स्लाइड पे। मैंने स्टार्ट में आपको एक नोट लिखाया था, प्रैक्टिकली इसी केस के साथ आप काम करना पसंद करते हो, ये मैंने क्यों बताया था। इसे ध्यान से देखिए, n इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूं। आपका x मैट्रिक्स का साइज क्या है सर? n×3 है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन गया? अगर मैं बोल रहा हूं कि n इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या बन गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीचर्स, राइट। अगर आपका n ग्रेटर देन 3 है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब बन गया राइट कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीचर्स। क्योंकि अगर 3 यहां पे लिखा है तो आपके पास दो फीचर्स थे, ठीक है, और आप 3 से भी ज्यादा है आपके ऑब्जर्वेशन आप बता रहे हो, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डेफिनेटली ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीचर्स। आप ऐसा पर्टिकुलर केस एक्चुअली इस ब्रांच में डिस्कस करते हो। ये पूरा ब्रांच उस बारे में है जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीचर्स। ओके, दूसरा चीज, रैंक ऑफ x इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपका x मैट्रिक्स में यहां पे बनाना चाहता हूं। x मैट्रिक्स का साइज क्या है सर? n×3 है। तो इसे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इसे डेफिनेटली टॉल मैट्रिक्स होना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीचर्स। ये n×3 का मैट्रिक्स है। आपका पहला फीचर आप यहां पे रखने की कोशिश करते हो, राइट। आपका दूसरा फीचर वाला कॉलम आप यहां पे रखने की कोशिश करते हो, और आपका वन, ऑल वन वाला कॉलम आप यहां पे रखते हो, ठीक है। तो रैंक एक्स मैट्रिक्स का 3 कब आ सकता है सर?
जब मैं बोल सकता हूं कि सारे फीचर्स वाले कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, सारे फीचर्स वाले कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब आपको रैंक ऑफ एक्स इक्वल टू 3 मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूं सर, यहां पे मैं और एक चीज लिख सकता हूं, ऑल फीचर्स, ऑल फीचर कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसा पर्टिकुलर केस हम केस 2 में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और यहां पे क्या है सर, y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि कोई तो रैंडम नॉइस प्रेजेंट है, कोई तो रैंडम नॉइस प्रेजेंट है। मैं लिख सकता हूं यहां पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस हर एक ऑब्जर्वेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये पर्टिकुलर सिनारियो आपके सामने मल्टीपल टाइम्स आता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये पर्टिकुलर सिनारियो आपके सामने मल्टीपल टाइम्स आता है। जनरली आप ऐसे डेटा सेट के साथ काम करना प्रिफर करते हो जहां पे ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो, फीचर्स कंपैरेटिवली कम हो, और आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चाहते हो कि सारे फीचर्स वाले कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे। क्यों? उसका एडवांटेज क्या मिलता है सर, आपको जो टीटा हैट है ना वो यूनिक मिलता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आपको क्यों मिल पाया सर? क्योंकि आपके एक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो क्यों मिले सर? क्योंकि रैंक ऑफ एक्स इक्वल टू 3 था। इस वजह से ही तो एक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो एक्स मैट्रिक्स में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, तब जाके यहां पे आपको टीटा हैट यूनिक सॉल्यूशन मिला था। और ऐसा आप पसंद करते हो सर मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो मैं सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होना, सारे फीचर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पसंद करता हूं सर। ये मेरे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का विश है, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, ऐसे केसेस के साथ हम काम करना पसंद करते हो। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ठीक नॉइस प्रेजेंट है। और कैसा नॉइस हम जनरली पसंद करते हैं सर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसका मीन 0 हो और कुछ तो कांस्टेंट वेरिएंस हो। ठीक है, हम ऐसे नॉइस के साथ काम करना पसंद करते हैं क्योंकि जनरली ऐसे केस में आउटलायर्स कम मिलते हैं, आउटलायर मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो हम ऐसे नॉइस के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी सबसे बेस्ट काम करती है इस पर्टिकुलर सिनारियो में। आपके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी सबसे बेस्ट काम करती है सर इस पर्टिकुलर सिनारियो में। ये आप एज अ फैक्ट आज से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब भी आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रैक्टिकली यूज करना हो, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप चाहते हो, तो आप ऐसे केस के साथ काम करना प्रिफर करिए। ओके, डेफिनेटली आप इसे भी इंप्रूव कर सकते हैं, पर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें ये पर्टिकुलर केस सबसे बेस्ट है आपके लिए। ओके, ओके, तो हमने अब तक बहुत कुछ डिस्कशन किया है सर, और मैं होप कर रहा हूं कि आपको केस 1 भी पूरा अच्छे से समझ में आया सर, केस 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। वापस से मैं रिवाइज करा लेता हूं। अब तक हमने केस 1 डिस्कस किया है एंड केस 2 डिस्कस किया है। केस 1 का कहानी क्या था? केस 1 में सिस्टम 1 से भी सॉल्व हो रहा था सर यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम 2 भी सॉल्व हो रहा था यूनिक सॉल्यूशन। इनफैक्ट यहां पे जो आप टीटा वेक्टर फाइंड करोगे, यहां पे जो आप टीटा हैट वेक्टर फाइंड करोगे, वो दोनों सेम ही होगा। तो केस 1 में आप लीनियर एल्जेब्रा अप्रोच भी यूज कर सकते हो या फिर आपके मशीन लर्निंग का अप्रोच भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर केस 2 में आपका लीनियर एल्जेब्रा का अप्रोच नो सॉल्यूशन दे रहा था, पर सिस्टम 2 अभी भी सॉल्व हो रहा था और यूनिक सॉल्यूशन दे रहा था। तो ये केस हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमने जाना। अब मैं आपको केस 2 का विजुअलाइजेशन दिखाता हूं। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। तो मैंने केस 2 का यहाँ पे विजुअलाइजेशन लाया है। इस बार आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपके उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यहाँ पे मैंने कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड करने का डिसीजन लिया है। आप सोच सकते हैं कि आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में एक रैंडम नॉइस कुछ तो ऐड होने वाला है। और यहाँ पे जो मैंने नॉइस कंसीडर किया है, वो आप सोच सकते हैं कुछ ऐसा है जिसका मीन 0 है, वेरिएंस 2 है। ओके, ओके, अभी भी आपके ये दोनों वेक्टर सेम ही है सर,
जो पास्ट में जो आपके वेक्टर्स थे वही मैंने वेक्टर्स यहाँ पे रखे हैं, बस आपके y के वैल्यूज थोड़े नॉइस से सफर किए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे y के वैल्यूज ये थे, अब यहाँ पे आपके y के वैल्यूज चेंज हो चुके हैं। ये क्यों चेंज हुए सर? क्योंकि थोड़ा नॉइजी वर्जन ऐड होके आपको आपका y मिला है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या देख सकते हो सर, अभी भी आपका x मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। वो n×3 का एक मैट्रिक्स होगा। कैसे दिखाई देगा सर? 2 4 -6 -2 यहाँ पे रखोगे, 1 -1 -4 -5 यहाँ पे रखोगे, और 1 वाला कॉलम आप यहाँ पे रखोगे। ओके, आपका टीटा वेक्टर कैसे दिखाई देगा सर? आपके टीटा वेक्टर में आप क्या रखोगे? m1 रखोगे, m2 रखोगे, m0 रखोगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या? x1 पहले रखा था इसलिए यहाँ पे m1 होना जरूरी है, x2 यहाँ पे रखा था इसलिए सेकंड कंपोनेंट m2 होना जरूरी है, लास्ट कॉलम 1 वाला ऐड किया इसलिए लास्ट कंपोनेंट m0 होना जरूरी है। ओके, और आपके y वाला वेक्टर यहाँ पे है 5 2.5 -3.3 -4.5। ठीक है, रैंडमली कुछ तो एक नॉइस ऐड हुआ है और आपको आपका y वाला वेक्टर मिल चुका है। ओके, इस बार जब भी आप आपका सिस्टम वन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक्स थीटा इक्वल टू वाई, आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा सर, आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। नो सॉल्यूशन मिलने का मतलब ही ये है कि मैं इस बार जब सिस्टम टू को यूज करके जब प्लेन बनाऊंगा बेस्ट फिट प्लेन बनाऊंगा, कैनॉट टच ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या? अगर आपके सिस्टम वन में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये नो सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है सर? इसके कारण, क्योंकि अभी रैंडमली कुछ तो एक नॉइस ऐड होके आपको मिला है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अभी नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब ही यह है कि आप सिस्टम टू को यूज करके जब बेस्ट फिट प्लेन बनाओगे, वो सारे पॉइंट्स को नहीं टच कर पाएगा। यहाँ पे आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आपको मिलने वाला है सर। आपके कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू जो भी आप थीटा हैट एस्टिमेट करोगे वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैं आपको पिक्चरिकली बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपका सिस्टम टू का एक्सप्रेशन क्या है सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। ओके, आपका केस टू यही वाला कहानी था, राइट? तो इस बार जो आप थीटा हैट एस्टिमेट करोगे, थीटा तो आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, थीटा तो आप फाइंड ही नहीं कर सकते, आप थीटा हैट एस्टिमेट कर सकते हो। थीटा हैट का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इस बार आप 0.5 एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, कुछ तो एस्टिमेशन होगा 0.5 का। यहाँ पे आप आपका 0.8 नहीं देख पाओगे, उसके लिए कुछ तो एक डिफरेंट क्लोज उसके वैल्यू देखोगे। यहाँ पे आप 2 कांस्टेंट वैल्यू नहीं देख पाओगे, उससे कुछ तो एक क्लोज वैल्यू देख पाओगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 0.5 आप एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं देख पाओगे, ये 0.8 एग्जैक्टली आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे, ये 2 आप एग्जैक्टली यहाँ पे आप नहीं देख पाओगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रू वैल्यूज इस बार आप नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि इस बार वो सिर्फ भगवान को पता है। ये नॉइस वाला वर्जन के कारण हम उसे एस्टिमेट नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते, उसके एस्टिमेशंस ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्ट ये ट्रू वैल्यूज मैं फाइंड नहीं कर सकता, उसके एस्टिमेटेड वैल्यूज मैं फाइंड कर सकता हूं। ओके, और इस एस्टिमेटेड वैल्यूज के हिसाब से जब मैं कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू देखूंगा, कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए, तो वो ग्रेटर देन 0 दिखाई देगा। इसका ही मतलब है कि आपका बेस्ट फिट प्लेन जो आप बनाने वाले हो, वो सारे ट्रेनिंग डेटा सेट के पॉइंट्स को नहीं टच कर सकता। ठीक है, ये मैं आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू बताता हूँ, आपको हर चीज समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। ये रहा आपका वो सिनारियो। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप एक्स वाई प्लेन को देख रहे हो, आपके ये सारे पॉइंट स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपका x1 फीचर एंड x2 फीचर लीनियरली इंडिपेंडेंट है सर। ओके, बस अभी आप इसे 3D में विजुअलाइज करिए। ठीक है, 3D में देखिए, आपका जो एक्चुअल आपका जो ये वाला पार्ट था y इक्वल टू 0.5 x1
प्लस 0.8x2 प्लस 2। मैं आपको ना ये वाला एक बार एक प्लेन बताना चाहता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये रहा वो प्लेन। ठीक है, ये रहा वो प्लेन। आप इसे तो ढूंढ ही नहीं सकते। आप जिस प्लेन को ढूंढने वाले हो वो ये प्लेन है। मतलब आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आपके m1 का वैल्यू 0.5 था, वो सिर्फ भगवान को पता है। मैंने 0.643 अपने लीनियर रिग्रेशन मेथड से यूज करके निकाला। m2 का वैल्यू 0.8 था, वो सिर्फ भगवान को पता था, राइट। तो मैंने क्या निकाला सर अपने लीनियर रिग्रेशन यूज करके 0.668। m0 का वैल्यू 2 था, वो सिर्फ भगवान को पता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने क्या निकाला सर 2.318। ठीक है, तो ये प्लेन है जो मैं फिट करूंगा, ये मेरे लीनियर रिग्रेशन को यूज करके मैंने निकाला है। ठीक है, ये जो वैल्यूज है आपने कैसे निकाले सर, आपके इस लीनियर सिस्टम को आपने सॉल्व किया और आपको आपका ये वैल्यूज आपको मिल गए। ठीक है, तो आप इसी को फिट करोगे, राइट। आप तो इसी को फिट करोगे, तो मैं इसको फिट करता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं। आपका ये जो प्लेन आपने फिट किया है वो चारों पॉइंट्स को नहीं टच कर पा रहा है। जरूरी नहीं कि वो चारों सारे के सारे पॉइंट्स को नहीं टच कर सकता, मैं बोल रहा हूं कि सारे पॉइंट्स को टच करेगा ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो क्या? एक ना एक पॉइंट तो आपको एटलीस्ट विदाउट टच होते दिखेगा ही दिखेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, एटलीस्ट एक पॉइंट को तो टच नहीं करेगा, पर हमारे केस में तो किसी को भी नहीं टच कर रहा है। तो आपने बेस्ट फिट प्लेन बनाया है, आपने एक बेस्ट फिट प्लेन बनाया है। मैं होप कर रहा हूं कि आप देख पा रहे हो। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ मिसमैच देख सकते हो, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो एक मिसमैच देख सकते हो। इस प्लेन के हेल्प से जब आपके आप वैल्यूज प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है, इस प्लेन के हेल्प से जब आप क्या वैल्यूज प्रेडिक्ट करोगे, डेफिनेटली एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज में कुछ तो डिफरेंस होने वाला है। इसलिए आप यहाँ पे बताते हो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जे का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको वो फील आया, जो मैथमेटिकली हमने समझा था उसे हमने ग्राफिकली भी थोड़ा विजुअलाइज किया। ओके सर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ। पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।